So students, next are the questions from this ecological structure and function. देखते हैं पहला सवाल क्या है. Which of the following are producers in an ecological system? ठीक है. Now this is a MSQ type question, that is यहाँ पे आपके multiple answers जो है वो correct रह सकते हैं. ठीक है. पहला आपका दिया है मैक्रोफाइट्स है, फाइटोप्लैंक्टन्स है, जूप्लैंक्टन्स है, साइनोबैक्टीरिया है. अगर हम बात करें आपके प्रोड्यूसर्स, इसका मतलब क्या है, ये आपके ऐसे स्पीशीज रहेंगे विच कैन यूज द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड कन्वर्ट इट इनटू सम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. तो अगर हम बात करते हैं बच्चे आपके इन ऑप्शंस की, तो यहाँ से हम ये बात कर सकते हैं कि आपके जो भी जू प्लैंक्टन को पता है कि दे फीड ऑन द फाइटोप्लैंक्टन्स. जू प्लैंक्टन्स दे आर नॉट प्रोड्यूसर्स बिकॉज वो फीड करते हैं आपके फाइटोप्लैंक्टन्स के ऊपर. तो ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता है. बाकी मैक्रोफाइट्स हो गए, फाइटोप्लैंक्टन्स हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया, all these are the producers in the ecological system. ठीक है. जो सारे आपके होते हैं they are capable of producing the organic substances from the inorganic substances. ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following are produced by mangrove trees to survive in the waterlogged swampy forest? मैंग्रोव ट्रीज मतलब क्या, तो ऐसे आपके प्लांट्स होते हैं बच्चे जो सरवाइव करते हैं ऐसी जगह पे जहाँ पे हमेशा पानी जमा रहता है एंड समटाइम्स देयर इज वेरी हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन एज वेल. उस एरिया में बहुत हाई रहता है सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन. तो ऐसे में क्या हो जाएगा, उनको पानी से नहीं मिलता है इनफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, रूट्स को प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाता है कोई भी चीज, तो उनके जो रूट्स रहते हैं वो अबव द सरफेस रहते हैं. ठीक है. उनको हम बोलते हैं एरियल रूट्स बोलते हैं. ठीक है. ब्रीदिंग रूट्स बोला जाता है. तो आपके ऐसे रूट्स रहते हैं जो आपके सॉइल सरफेस के ऊपर रहना प्रेफर करते हैं एंड दोस आर कॉल्ड एज द न्यूमैटोफोर्स. ऐसे रूट्स जो आपका, अगर ये लैंड है तो अगर आपका ये कोई ट्री है तो उनके रूट्स जो रहते हैं वो कुछ इस तरीके से हमको दिखते हैं. समथिंग लाइक दिस आर प्रेजेंट देयर. इनको हम बोलते हैं रूट्स विच आर प्रेजेंट अबव द विच आर प्रेजेंट इन द एरियल पार्ट बोल सकते हैं, अबव द लैंड सरफेस बोल सकते हैं हम लोग. उनको हम बोलते हैं न्यूमैटोफोर्स. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. द जोन ऑफ अ पॉन्ड सिस्टम वेयर रेस्पिरेशन इज मोर देन द प्रोडक्शन इज कॉल्ड एज. मतलब क्या हो रहा है, जहाँ पे एक आपको ऐसा एरिया बताना है जहाँ पे एनर्जी प्रोडक्शन जो है वो कम हो रही है और आपको जो रेस्पिरेशन मतलब कि जो एनर्जी का यूसेज जो है वो वहाँ पे ज्यादा हो रहा है. तो ये होता है बच्चे आपके बेंथिक जोन. बेंथिक जोन का मतलब आपका जो पॉन्ड रहेगा ना, पॉन्ड का जो लोअर मोस्ट पार्ट रहता है, दिस इज कॉल्ड एज द बेंथिक जोन. बेंथिक जोन, बेंथोस बोला जाता है. तो बेंथिक जोन मतलब क्या, तो ऐसा जोन जो आपके पानी के सबसे लोअर मोस्ट पार्ट में रहता है और इस जोन में यहाँ पे बहुत कम होता है एनर्जी का प्रोडक्शन, पर यहाँ पे कंजम्पशन बहुत ज्यादा होता है आपके एनर्जी का. तो यस, दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पॉन्ड इकोसिस्टम क्वेश्चन. इकोसिस्टम इकोलॉजी इज, क्या होता है कोई इकोसिस्टम इकोलॉजी? तो यस, यहाँ पे हम पढ़ते हैं इंटरेक्शन बिटवीन द बायोटिक एंड द अबायोटिक कॉम्पोनेंट्स. प्लांट्स है, एनिमल्स है, इंसेक्ट्स है, हाउ दे इंटरेक्ट विद द अबायोटिक, दैट इज द वाटर, सॉइल, सनलाइट, कैसे इंटरेक्ट करते हैं, ये सारा पढ़ा जाता है आपके इसमें, दैट इज इकोसिस्टम इकोलॉजी में. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. यूट्रोफिकेशन रेफर्स टू एन एजिंग प्रोसेस फ्रॉम. अगर हम बात करते हैं बच्चे आपके यूट्रोफिकेशन के, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखा जाता है कि न्यूट्रिएंट्स बहुत सारे रहते हैं. ठीक है. न्यूट्रिएंट्स अगर आपके काफी ज्यादा प्रेजेंट रहते हो तो क्या हो जाएगा, वहां पे नए स्पीशीज आके रहने लगेंगे, है ना. इफ देयर इज लो न्यूट्रिएंट्स तो क्या हो जाता है, वहां पे कोई स्पीशीज आके रहना जो है ये शुरू करते हैं और वहां पे आफ्टर टाइम इतना ज्यादा हो जाएगा, इतना ज्यादा हो जाएगा, तो वहां पे आपका जो प्रोडक्शन रहता है वो काफी फिर ज्यादा हो जाता है सारी चीजों का. तो व्हाट इज हैपनिंग है, देयर इज अ लेक जहाँ पे बहुत एक्सेस में है न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी, बट वहाँ पे काफी लो स्पीशीज जो है ये प्रेजेंट रहते हैं. एंड क्योंकि वहाँ न्यूट्रिएंट्स काफी ज्यादा प्रेजेंट रहते हैं तो वहां पे आपके और स्पीशीज आके रहना फिर शुरू कर सकते. दैट इज लो प्रोडक्शन इकोसिस्टम टू हाई प्रोड्यूसिंग इकोसिस्टम ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ एक्सेस न्यूट्रिएंट्स. अगर न्यूट्रिएंट्स आपको एक्सेस में रहता है तो ही वहाँ पे आपके नए स्पीशीज आके रहना शुरू, बिकॉज न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल है तो ऑफकोर्स वहाँ पे बैक्टीरिया सारे स्पीशीज को आके रहना वहाँ पे पसंद आने वाला है. ठीक है. सो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस यूट्रोफिकेशन क्वेश्चन. इन इकोटोन सम स्पीशीज बिकम abundant and they are called. इकोटोन का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कि जो एज होता है, सपोज कि एक माउंटेन है समथिंग लाइक दिस और यहाँ पे लैंड शुरू हो रहा है, तो बीच का जो एरिया रहेगा, हो सकता है कि पानी बह रहा है और अचानक से फॉरेस्ट सिस्टम हमारा स्टार्ट हो, तो आपके जो ऐसे जो जोन्स रहते हैं, आपके जो ट्रांजिशन के बीच में जो जोन रहता है, उस जोन को बोला जाता है आपका इकोटोन. ठीक है. तो इकोटोन में क्या होता है, सम स्पीशीज बिकम अबंडेंट, कुछ स्पीशीज वहाँ पे बहुत ज्यादा प्रेजेंट रहते हैं और उनको हम बोलते हैं
एज स्पीशीज, बिकॉज वो एक एज में रहते हैं, वो दो इकोसिस्टम के एज में रहते हैं, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज द एज स्पीशीज। ठीक है, चलिए, so these are the questions. Let's now discuss the next part. Hello everyone. So these are the questions of ecological succession. देखते हैं क्या क्या सवाल है आपके एग्जाम में। पहला सवाल है, इकोलॉजिकल सक्सेशन रेफर्स टू, क्या मतलब होता है आपके इकोलॉजिकल सक्सेशन का। अगर हम बात करते हैं बच्चों के सक्सेशन की, तो वहां पे क्या होता है, एक आपका रहेगा सबसे पहले एक बहुत ही ऐसा एनवायरमेंट रहता है विच इज अनफेवरेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ एनी स्पीशीज। फिर वहां पे कुछ आपके स्पीशीज आना शुरू करते हैं, फिर कुछ आते हैं आते हैं आते हैं, तो इस तरीके से होता है इकोलॉजिकल सक्सेशन। सो इनिशियली जो हमारा एरिया रहता है इट इज वेरी अबैंडन, वेरी ड्राई, जहाँ पे लाइफ पॉसिबल नहीं रहती है, बट धीरे 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 करके वहाँ पे लाइफ जो है वो धीरे धीरे करके आने लगती है। ठीक है, ऐसा कुछ हम बात करते हैं बट इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो क्या मतलब है इसका, सो यस इट इज द चेंज इन कम्युनिटी कॉम्पोजिशन आफ्टर अ डिस्टर्बेंस। डिस्टर्बेंस होगा तो क्या हो जाएगा, इफ सपोज देयर इज अ डिस्टर्बेंस, तो क्या हो जाएगा, वहां पे कोई स्पीशीज फिर एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी, और अगर वहां पे कोई स्पीशीज एग्जिस्ट नहीं करती तो वो रहता है आपका फिर एक बेयर एरिया रहता है, और वहां पे आपके कुछ स्पीशीज आके रहना शुरू करते हैं, एंड देन दे स्टार्ट ग्रोइंग एंड डेवलपिंग, जो उनका फिर स्टार्ट होता है, और स्पीशीज आते हैं। हो सकता है स्टार्टिंग में बैक्टीरिया आए हो, फंगस आए हो, वहाँ पे आपके सीड्स आ सकते हैं, प्लांट्स ग्रो होंगे, जिससे आपके एनिमल्स वगैरह आते हैं। इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। सो यस इट इज अ चेंज इन द कम्युनिटी आफ्टर द डिस्टर्बेंस। डिस्टर्बेंस से क्या हो जाएगा, आपका एरिया जो है अबैंडन बन जाएगा, और फिर उसके ऊपर आता है आपका पूरा कम्युनिटी, वहाँ का आपका चेंज होता है, दैट इज कॉल्ड एज इकोलॉजिकल सक्सेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल, फॉर्जिंग ऑफ एन इकोसिस्टम ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी सक्सेशन। अगर हम बात करते हैं कि प्राइमरी सक्सेशन की, तो इसका मतलब क्या होता है, ये आपका स्टार्ट वहां पे होता है, जो एरिया ऐसा एरिया रहेगा जहाँ पे लाइफ इज नॉट पॉसिबल। सो एन एरिया वेयर लाइफ इज नॉट पॉसिबल, वहां से शुरू होता है आपका प्राइमरी सक्सेशन। तो मतलब क्या हो जाएगा, फ्रेश वाटर लेक में तो लाइफ रहेगा ना, अगर हम बात करते फ्रेश वाटर लेक की, तो यहाँ पे तो लाइफ एग्जिस्ट करेगा, दिस इज नॉट अ वेरी रैंडम और वेरी अबैंडन एरिया। बट आपका अगर बेयर रॉक है, सैंड ड्यून्स है, अबैंडन फील्ड है, ये आपके ऐसे प्लेसेस है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं करता है, और वहाँ पे आपके फर्स्ट टाइम लिविंग ऑर्गेनिजम्स आके रहना शुरू करेंगे, इनको हम बोलते हैं प्राइमरी सक्सेशन। तो यहाँ पे हो सकता है आपका प्राइमरी सक्सेशन, दैट इज QRN, एज दैट इज फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, so these are the questions from the ecological succession. Hello everyone, welcome to IFS. So आज हम डिस्कस करने वाले हैं, these are the PYQs for your microbiology topic for the IIT JAM BT. Let's start the discussion. ठीक है, पहला कोई जो टॉपिक है वो है बच्चे द हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम मेक्स इट इम्पॉसिबल टू सैटिस्फाई ऑल ऑफ द कॉच पोस्टुलेट्स। हमको पता है कॉच, रॉबर्ट कॉच आपके साइंटिस्ट थे, राइट, वी नो अबाउट रॉबर्ट कॉच, एंड रॉबर्ट कॉच ने बच्चे 4 पोस्टुलेट्स दिए थे। पहला ये था कि अगर कोई पर्सन डिसीज्ड रहता है तो इट शुड बी पॉसिबल कि आप उसकी बॉडी से पैथोजन को आइसोलेट कर सको। ठीक है, सेकंड ये था कि आप उसको प्योर कल्चर में ग्रो भी कर पाओ। थर्ड ये था कि उस पैथोजन को अगर आप किसी हेल्दी पर्सन पे इन्फेक्ट करते हो तो उसको भी सेम इन्फेक्शन होना चाहिए। ठीक है, इफ़ यू यूज दैट आइसोलेटेड पैथोजन एंड इन्फेक्ट, आप उसको यूज करते हो टू इन्फेक्ट अ हेल्दी इंडिविजुअल, इन दैट केस क्या होना चाहिए, वो तो इसमें ये होना चाहिए था कि हेल्दी जो है उसको सेम इन्फेक्शन होना चाहिए था। एंड लास्ट पॉस्टुलेट ये था कि आपने इसको इन्फेक्ट किया है, जो आपका सेकंड पर्सन है, दैट पर्सन बॉडी शुड ऑल्सो हैव द सेम ऑर्गेनिज्म। These were the 4 postulates of the cause, जो बताता है कि पैथोजन yes उस ऑर्गेनिज्म को जैसे ही होता है। That means what? Suppose we have a person A, okay, and this person A is diseased with some bacteria. तो पहला क्या होना चाहिए, पहला ये होना चाहिए कि आप इसकी बॉडी से उस बैक्टीरिया को आइसोलेट कर सको। ठीक है, सेकंड ये था कि आप उसको प्योर कल्चर में ग्रो कर सको। थर्ड ये था दैट व्हेन यू इंजेक्ट इट इन इंडिविजुअल बी, जो एक हेल्दी इंडिविजुअल रहेगा, तो ये देखना चाहिए हमें कि ए को जो इन्फेक्शन है सेम इन्फेक्शन बी को भी हुआ है क्या आपके। एंड फोर्थ पॉस्टुलेट ये था कि बी को जो इन्फेक्शन अभी हुआ है, आप बी से भी क्या आप सेम बैक्टीरिया को आइसोलेट कर सकते हो क्या। तो ये कुछ कॉज के पॉस्टुलेट्स थे, तो इसमें बोला गया था इम्पॉसिबल टू सैटिस्फाई ऑल ऑफ द कॉज पॉस्टुलेट्स।
क्या इसमें से सही तरीका, मतलब इट इज नॉट इम्पॉसिबल, बेसिकली इट इज नॉट पॉसिबल टू सेटिस्फाई द पोस्टुलेट्स, तो आपका आता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट बी आइसोलेटेड इन प्योर कल्चर। ठीक है, उसको आप प्रॉपर तरीके से प्योर कल्चर में आइसोलेट नहीं कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसीज वॉज आइडेंटिफाइड फॉर द फर्स्ट टाइम। सबसे पहले बार जो डिसीज को बताया था वो साइंटिस्ट थे आपके पेन एंड पेरसोस। ठीक है, ये दो साइंटिस्ट थे, पेन एंड पेरसोस जो थे बच्चे, दीज वेर द पीपल जिन्होंने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया था आपके डिसीज को फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ईयर 1933। अगर हम बात करते क्रिश्चियन हैंसन की, तो ही हैज गिवन अस द स्टेनिंग टेक्निक्स। ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, दैट इज क्रिश्चियन ग्राम एक्चुअली। क्रिश्चियन हैंसन जो है बच्चे, ही हैज डन सम इम्पोर्टेंट वर्क इन माइकोलॉजी about the fungus, and Kuhn was the scientist. He has given the term enzyme। ठीक है, तो ये आपके साइंटिस्ट के बारे में हुआ। एंड पेन एंड पेरसोस जो है, दीज आर द पीपल दे हैव आइडेंटिफाइड डिसीज फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दीज आर द क्वेश्चंस फ्रॉम द हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। सो दीज आर द क्वेश्चंस फ्रॉम द टॉपिक द माइक्रोब्स। यहाँ पे आपको पूछे जा सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस अबाउट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर्स। पहला सवाल, द बैक्टीरियम दैट कैन टॉलरेट हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट एंड ऑल्सो फर्मेंट मैनिटॉल। ठीक है, मतलब क्या, तो ऐसा बैक्टीरिया जो हेलोफाइल की तरह बिहेव करता हो ना, दैट कैन टॉलरेट हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। ठीक है, एंड कैन फर्मेंट मैनिटॉल, मतलब कि क्या, तो दैट कैन बी, बेसिकली बैक्टीरिया जो है वो यूज कर पाना चाहिए आपके मैनिटॉल। मैनिटॉल पर शुगर होता है, मैनिटॉल इज अ शुगर, एंड इसको हर कोई यूज नहीं कर पाता। देयर आर सम स्पीशीज ओनली जो इसको यूज कर सकते हो। सो वी हैव बैक्टीरिया कॉल्ड एज द स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, एंड ये यूज कर सकता है आपके मैनिटॉल को भी, एंड इट कैन आल्सो टॉलरेट द हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट्स। दिस इज एक्चुअली अ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, दिस इज द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और ये कॉज करता है बहुत सारे अलग अलग स्किन इन्फेक्शंस। दिस कॉजेज स्किन इन्फेक्शन। स्टेफाइलोकोकस का मतलब होता है प्रेजेंट इन बंच फॉर्म लाइक दिस। आपके अंगूर के गुच्छे कैसे रहते हैं ना, वैसे ही अपीयर होते हैं। सिंस द ग्राम पॉजिटिव दे विल स्टेन वायलेट कलर, और पर्पल कलर भी बोलते हैं इसे हम। ठीक है, ग्राम नेगेटिव होता तो पिंक कलर का आता, बट दे गिव्स अस अ पर्पल और अ वायलेट कलर। ठीक है, तो स्टेफाइलोकोका इसको ग्रो करते हुए मैनिटॉल सॉल्ट अगार में ग्रो किया जाता है। दे आर बेसिकली ग्रोन ऑल्सो इन द MSA, दैट इज द मैनिटॉल सॉल्ट अगार। यहाँ पे भी इसको हम लोग ग्रो करते हैं, दैट इज द मैनिटॉल सॉल्ट अगार में उनको ग्रो किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल। नाउ वी हैव टू आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर्स। इसमें से कौन सी बात जो है वो सही की गई है। तो हमको पता है अबाउट द ऑर्गेनिजम्स दे आर आस्किंग। अभी मुझे रैंडमली को पूछेगा तो मुझे इतना पता है, थर्मोफिल का मतलब होता है जो एक्सट्रीम हॉट कंडीशन में ग्रो होता हो। एग्रोफिल मतलब कि वो जो एक्सट्रीमली कोल्ड कंडीशन में ग्रो होता हो। मिसफिल मतलब कि वो जो मीडियम कंडीशन में ग्रो होता हो। हैलोफिल मतलब कि क्या, ऐसे जो आपके हाई सॉल्ट को टॉलरेट कर पाता हो या फिर हाई सलाइन में ग्रो हो सकता हो। ये बात हम लोगों को काफ़ी हद तक पता रहती है। इज अ वेरी 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 इजी क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या बोला गया है, ऑप्शन देख लेते हैं। बोल रहा है ग्रो एट ऑप्टिमम टेम्परेचर, है ना, दे आर सेइंग दैट इट विल ग्रो एट ऑप्टिमम टेम्परेचर। दैट मतलब क्या, तो मीजोफाइल जो रहते हैं दे विल गो, तो ये तो मीजोफाइल आ जाएगा आपका, दैट इज 2 जो है हमारा उसका आ जाएगा यहाँ पे ए। 2 जो है उसका आ जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट अगर हम बात करें, क्या बोला जा रहा है, ग्रोज ऑप्टिमल एट लो टेम्परेचर, मतलब क्या, दे रिक्वायर लो टेम्परेचर फॉर द ऑप्टिमम ग्रोथ। लो टेम्परेचर मिलता है आपके साइक्रोफाइल में, दैट इज कि 3 का आना चाहिए आपका बी। नेक्स्ट आपका ऑप्शन दिया है ग्रोज ऑप्टिमली एट हाई सलाइन कंडीशन, दैट मीन्स व्हाट, या होंगे आपके हेलोफाइल्स, दैट इज 4 का आ जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ग्रोज ऑप्टिमेट 67, मतलब कि काफी हाई टेम्परेचर पे ग्रो हो रहा है। ये नॉर्मल 37 पे ग्रो होते हैं बैक्टीरिया, 37 40 से नॉर्मल रेंज, बट 67 के ऊपर है, 67 पे ग्रो हो रहा है, तो आपका रहता है थर्मोफाइल।
ऑयल कहलाता है। तो यस, 1 का आंसर जो है आपका डी आना चाहिए। ठीक है, ना इफ यू चेक द आंसर्स हियर, तो हमको 3A तो नहीं, गलत है भैया, देन 2B भी नहीं है, 2 का ए आना चाहिए, बट आपका 1D बिल्कुल सही है और 4C भी हमारा सही है। बिकॉज इन द आई टी एग्जाम बीटी पेपर बच्चे आपको मिलते हैं, बहुत सारे MSQs भी मिलते हैं, दैट इज़ अ मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन होते हैं। बिकॉज इन दैट केस आपके आंसर्स मोर देन 1 भी हो सकते हैं। तो जो बी रेडी कि आपको ऐसे क्वेश्चन भी मिल सकते हैं आपके एग्जाम के अंदर। तो पार्ट बी में आपको ऐसे क्वेश्चन वहाँ पे मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेज़ीरिया मेनिंजाइटिस इज अ, डायरेक्ट क्वेश्चन है बिल्कुल, इट इज अ ग्राम नेगेटिव कोकस। ठीक है, बैक्टीरिया होता है नेज़ीरिया मेनिंजाइटिस, ये कॉज करता है इन्फेक्शन टू द ब्रेन। ठीक है, ब्रेन को इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। ग्राम नेगेटिव मतलब कि क्या होगा, इट विल गिव पिंक कलर, इट विल देखिए सैफरन स्टेन लेगा वो, शो करता है पिंक कलर को। फोकस रहता है, मतलब इनका शेप जो रहेगा सर्कुलर रहेगा ऐसे, दे विल शो दिस फोकस। ठीक है, बैसिलस का मतलब क्या होता है, तो कुछ ऐसे रॉड शेप्ड होते हैं आपके बैसिलस जो रहते हैं, दे आर बेसिकली द रॉड शेप बैसिलस होते हैं। मैम दिस कोको बैसिलाई ऑल्सो, जो थोड़े से ऐसे रहते हैं, दोनों का मिक्सचर रहता है। समटाइम्स यू हैव अ प्रॉपर रॉड लाइक दिस। अगर हम बात करते हैं स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस का मतलब क्या होता है, एक ऐसे लीनियर चेन फॉर्म में रहेगा, उसको हम स्ट्रेप्टोकोकस बोलते हैं। दिस विल बी अ, एंड अगर हम बात करते हैं स्टेफाइलोकोकस के बारे में, इसका मतलब क्या होता है, बंच फॉर्म में रहना। ये कहलाता है आपका स्टेफाइलोकोकस। स्टेप्टो का मतलब होता है चेन फॉर्म, स्टेफाइलो का मतलब होता है बंच फॉर्म। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ईस्ट आर करेक्ट। आपको बताना है सही स्टेटमेंट क्या है। पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, ईस्ट आर फंजाई, सही बात है, ट्रू स्टेटमेंट है। सेकंड बोल रहा है ईस्ट कैन फॉर्म सूडो हाइफी, यस दे कैन फॉर्म सूडो हाइफी, उनके जो भी ग्रोथ एलोंगेशन रहते हैं, दे कैन फॉर्म दिस, दे हैव अ स्ट्रक्चर कॉल्ड एज अ सूडो हाइफी। नेक्स्ट बोला जा रहा है ईस्ट रिप्रोड्यूस असेक्सुअली बाय बर्डिंग, बिल्कुल सही बात है, बडिंग परफॉर्म कर सकते हैं। बेसिकली बडिंग का मतलब क्या, सम पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म जो है वो वहाँ से निकल जाता है, एंड उस एक पार्ट से आपको पूरा नया स्पीशीज जो वो फॉर्म हो सकता है। सो यस, ईस्ट कैन परफॉर्म सेक्सुअल एज वेल एज द असेक्सुअल मोड ऑफ प्रोडक्शन। तो आपकी जो आर वाली बात है बिल्कुल ये भी सही है। ईस्ट आर फैकल्टेटिव एनारोब्स, क्या ईस्ट होते फैकल्टेटिव एनारोब्स, तो यस दे कैन बिहेव एज फैकल्टेटिव एनारोब्स एज वेल। ठीक है, वो कभी कभी एनारोबिक कंडीशन में भी ग्रो हो सकते हैं। ऑल ईस्ट आर पैथोजेनिक, नो। बेकर्स ईस्ट, हम ईस्ट यूज करते हैं ब्रेड बनाने में, यूज करते हैं केक बनाने में, यूज करते हैं, दे आर नॉट पैथोजेनिक। अगर होते तो हम क्यों यूज करते हैं उनको। तो ऑल ईस्ट पैथोजेनिक जो है वो बिल्कुल गलत बात है। ऑल ईस्ट डायमॉर्फिक नहीं, डायमॉर्फिक भी नहीं होते हैं वो, दे कैन टेक डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स। ठीक है, सारे ईस्ट नहीं होते हैं डायमॉर्फिक, कुछ हो सकते हैं दैट दे कैन बिहेव लाइक अ डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज नहीं बच्चे के, उनके जो उनके जो स्ट्रक्चर रहता है, जो मॉर्फोलॉजी रहती है वो चेंज हो सकती है इन देयर लाइफ स्पैन, बट इट इज नॉट ट्रू फॉर ऑल ईस्ट, कुछ होते हैं कुछ नहीं भी होते हैं। दैट इज वाई P, Q, R and S are the extremely or the perfectly correct answer here. नेक्स्ट सवाल, माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया हैव द एबिलिटी टू ग्रो इन। अगर हम बात कर रहे हैं बच्चे अबाउट द माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया, मतलब क्या है, माइक्रो मतलब क्या, वेरी स्मॉल, माइक्रो एरोफिलिक, माइक्रो का मतलब क्या होता है, वेरी स्मॉल। ठीक है, एरोफिलिक मतलब क्या, ऑक्सीजन यूजिंग। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं अबाउट द माइक्रो एरोफिलिक मतलब क्या, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो काफ़ी कम ऑक्सीजन को यूज करते हैं। सो यस, दे हैव द एबिलिटी टू ग्रो इन द लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, माइक्रो एरोफिलिक मतलब क्या, तो ऐसे बैक्टीरिया जो बहुत कम ऑक्सीजन पे अपने आप को सर्वाइव करवा सकते हैं, वो आपके होते हैं माइक्रो एरोफिलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोकाई अरेंज इन द फॉर्म ऑफ चेन्स आर क्लासिफाइड, मैंने आपको अभी बताया था, स्ट्रेप्टोकोकाई, फॉलो का मतलब तो होगा बंचेस फॉर्म में है। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोका जो रहते हैं वो बिल्कुल चेन फॉर्म में अरेंज रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, असेक्सुअल
रिप्रोडक्टिव प्रोसेस ऑफ बर्डिंग ऑकर्स इन, किन में होता है ये, तो दिस कैन बी सीन इन द ईस्ट स्पीशीज, ठीक है। फंजाई अंडरगोइंग सेक्सुअल, नहीं अगर सेक्सुअल ज़्यादा तो क्यों सेक्सुअल परफॉर्म करेंगे। बैसिलस सबटिलिस जो है वो बर्डिंग से तो नहीं होता है, बाइनरी फिजन होता है उनके अंदर, ठीक है। बैसिलस जो रहता है बच्चे, इनके अंदर होता है बाइनरी फिजन। 3 में क्या बोला गया है, 3 में ये बोला गया है कि फंजा अंडरगोइंग सेक्सुअल, अगर सेक्सुअल जा रहा है तो असेक्सुअल नहीं परफॉर्म करेगा, बर्डिंग क्यों परफॉर्म करेगा। एंड ऑल फंजा नहीं होता है, ऑल फंजा आर नॉट असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव प्रोसेस, सम कैन बी असेक्सुअल, सम कैन बी सेक्सुअल एज वेल। तो आपका 2 जो है बिल्कुल सही आंसर है। 8th क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी, अ कल्चर ऑफ द बैसिलस ब्रेविस व्हेन ट्रांसफर्ड टू अ मॉइस्चर फ्री कंडीशंस, तो क्या हो जाएगा। देखो अगर सपोज एनवायरनमेंट में न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, if suppose the environment is good, if the environment is good, it has all the nutrients, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है आपका, ठीक है, it has all the growth factors, तो क्या हो जाएगा, प्रॉपर तरीके से ग्रो हो पाएगा वो। इट हैज़ वाटर कंटेंट, अगर सारी चीज़ें प्रेजेंट रहती है प्रॉपर तरीके से तो बैक्टीरिया हमारा प्रॉपरली ग्रो भी होता है। बट इफ़ सपोज आपका जो बैक्टीरिया को हमने प्लेस कर दिया ना मॉइस्चर फ्री कंडीशन, तो क्या हो जाएगा, इफ़ द कंडीशन इज मॉइस्चर फ्री, इफ सपोज द कंडीशन इज दिस मॉइस्चर फ्री कंडीशन, तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों, तो यहाँ पे ये देखा जाता है कि आपका जो बैक्टीरिया रहेगा इट विल एक्चुअली अंडरगो स्पोरुलेशन, वो अंडर बेसिकली इट विल अंडरगो द स्पोरुलेशन प्रोसेस, बिकॉज इफ देयर इज नो मॉइस्चर वो प्रॉपर तरीके से सर्वाइव भी नहीं कर पाएगा। इट रिक्वायर्स एवरीथिंग, एवरी पार्टिकल, ताकि उसको सब चीज़ों को ले सके, वो चीज़ों को परफॉर्म कर सके, इट रिक्वायर्स वाटर एंड एवरीथिंग। बट इफ देयर इज मॉइस्चर फ्री कंडीशन तो वो परफॉर्म करता है एक मैकेनिज्म दैट इज द स्पोरुलेशन प्रोसेस। और स्पोरुलेशन प्रोसेस का मतलब क्या होता है, तो इस प्रोसेस के एंड में बैक्टीरिया जो रहेगा हमारा वो एक स्पोर बना लेगा, बैक्टीरिया जो रहेगा विल फॉर्म स्पोर, तो दिस इज द बैक्टीरिया, ऐसे कुछ स्पोर्स उनके इनमें फॉर्म होते हैं, ठीक है। ऐसे कुछ बैक्टीरिया जो स्पोर्स को बना लेता है, फिर क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया के पूरे आउटर सेल की सारे साइटोप्लाज्म की डेथ हो जाती है, एंड दैट स्पोर जो सीड की तरह काम करता है दैट विल सर्वाइव फॉर वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और जब कंडीशन ऑप्टिमम आ जाएगी, ओके, व्हेन द कंडीशन विल बी ऑप्टिमम, इन ऑप्टिमम कंडीशन क्या होता है, आपको जो स्पोर रहता है वो जर्मिनेट हो जाएगा, स्पोर जर्मिनेट्स, ठीक है। स्पोर जो रहता है जर्मिनेट होता है इन द ऑप्टिमम कंडीशन, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर हियर, दैट इज इफ देयर इज नो मॉइस्चर, इफ देयर इज नो लिक्विडिटी इन द एनवायरनमेंट, बैक्टीरिया विल इमीडिएटली गो टू द स्पोरुलेशन प्रोसेस। So these are the questions about all the microbes. I hope the questions are clear to every one of you. Hello everyone, welcome to IFS. Students, these are the questions for the ecology topic. जानते हैं कैसे इसका आंसर को फाइंड आउट करना है, व्हाट आर द मेथड्स। पहला आपको टॉपिक है बच्चे पॉपुलेशन इकोलॉजी। फर्स्ट क्वेश्चन, पिरामिड ऑफ एनर्जी इन अ फॉरेस्ट इकोसिस्टम इज, हमको बताना है कि आपके एनर्जी का पिरामिड कैसे बनता है आपके एक फॉरेस्ट वाले इकोसिस्टम में। अब अगर हम बात करते हैं बच्चे आपके पिरामिड ऑफ एनर्जी की, तो क्या मतलब है कि कितना एनर्जी प्रोडक्शन जो है वो हो रहा है आपके हर एक ट्रॉफिक लेवल में। अगर हम बात करते हैं प्लांट्स की, तो प्लांट्स कुछ एनर्जी को बनाते हैं, कुछ एनर्जी यूज करते हैं और कुछ एनर्जी को आगे प्रोसीड करवाते हैं, राइट। इसका मतलब क्या हो रहा है, हर बार कुछ एनर्जी जो है ये यूज हो पा रही है और नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल तक थोड़ी सी कम एनर्जी पहुंच रही है। तो क्या हो जाएगा, आपका जो पहला प्रोड्यूसर है, हमारे जो प्लांट्स रहते हैं उनके पास में होती है, दे प्रोड्यूस लॉट्स ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट आते हैं आपके प्राइमरी कंज्यूमर्स आते हैं, फिर आपके सेकेंडरी कंज्यूमर्स आते हैं। तो ये सारा ग्राफ जो रहता है आपका वो हमेशा बनता है आपका अपराइट ग्राफ। अगर हम बात करें अपराइट की, तो अपराइट आपका जो ग्राफ रहता है बच्चे वो कुछ ऐसे बनता है, इसे हम बोलते हैं अपराइट ग्राफ। तो आपके जो सबसे जो बॉटम में रहेंगे, हमारे जो बॉटम के जो प्रोड्यूसर्स रहते हैं ये आपके बनाते हैं ज़्यादा एनर्जी को, देन
these will be the producers. उसके बाद में आते हैं आपके प्राइमरी कंज्यूमर्स, फिर आते हैं आपके सेकेंडरी कंज्यूमर्स आते हैं। तो इस तरीके से आपका ग्राफ जो है, इसके तरीके से हमारा जो भी ये पिरामिड जो है वो इस तरीके से बनता है। इसलिए हम बोलते हैं हमारा जो पिरामिड ऑफ एनर्जी रहता है ये हमेशा रहता है अपराइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ पॉपुलेशन ग्रोइंग अकॉर्डिंग टू द लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। ठीक है, दो मॉडल्स है, एक्सपोनेंशियल है, लॉजिस्टिक है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं लॉजिस्टिक की, इसका मतलब क्या होता है, द एनवायरमेंट इज सैचुरेटेड। दैट मीन्स व्हाट, रिसोर्सेज आपके सैचुरेटेड फॉर्म में है, अनलिमिटेड नहीं होता है, एक लिमिट वहां पे हमेशा रहती है। और अगर वैसा कुछ काम करता है बच्चे, इन केस ऑफ लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व, वहां पे आता है फिर आपका यूज होता है कैरिंग कैपेसिटी वर्क। बिकॉज अगर सपोज रिसोर्सेज अनलिमिटेड है तो कितने भी लोग वहां पे रह सकते हैं, बट अगर रिसोर्सेज आपके लिमिटेड रहते हैं, इन दैट केस एवरीथिंग हैज अ स्पेसिफिक लिमिट, उसके ऊपर का ग्रोथ जो है वो नहीं हो सकता, उसके ऊपर के स्पीशीज वहां पे फिर नहीं रह पाएंगे। तो आपका आंसर कुछ ऐसे आना चाहिए। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 है, दैट इज द पर कैपिटा रेट ऑफ इंक्रीज अप्रोचेस जीरो एज द पॉपुलेशन नियर्स द कैरिंग कैपेसिटी। मतलब क्या, तो सपोज एक पॉपुलेशन है जहाँ पे अगर 100 लोग रह सकते हैं, ठीक है, और वहां पे अगर ऑलरेडी लोग हो चुके हैं आपके 100, तो क्या हो जाएगा, अभी अभी आपका जो ग्रोथ रेट है, ओके, द पर कैपिटा जो रेट ऑफ इंक्रीज है वो आपका हो जाता है 0, बिकॉज इसके ऊपर अभी और ग्रोथ वहां पे पॉसिबल नहीं है, बिकॉज वहां पे उतना ही लिमिट था, उसके ऊपर का ग्रोथ वहां पे पॉसिबल नहीं रहता है। तो यही बात करते हैं हम लोग ग्रोथ कर्व में लॉजिस्टिक में, तो हम देखते थे कि आपका जो कर्व है वो कुछ इस तरीके से जो है वो आपका सैचुरेट हो जाता है, उसके बाद में और नए आपके ऐड नहीं हो सकते, दैट इज द रेट ऑफ इंक्रीजेस ऑलमोस्ट 0, बिकॉज वहां पे और जगह नहीं है किसी और को वहां पे लाके एडजस्ट करवाने की। ठीक है, ये है आपका सेकेंड आंसर। थर्ड आंसर, n and n0 represents the number of viable cell at the time during sterilization and at the start of sterilization। अगर हम बात करते हैं बच्चे एट द स्टार्ट ऑफ स्टरलाइजेशन का मतलब क्या, तो उसके पहले, मतलब कि हम बात कर रहे हैं इनिशियल टाइम की, जिसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और n0 का मतलब क्या होता है, आफ्टर स्पेसिफिक टाइम होता है। ठीक है, सो नंबर ऑफ वाइबल सेल एट द टाइम ड्यूरिंग स्टरलाइजेशन एंड एट द स्टार्ट ऑफ द स्टरलाइजेशन। ठीक है, सॉरी n0 जो है आपका, ये है आपका इनिशियल रहेगा, एंड आपका जो n रहेगा वो आपका फिर फाइनल रहेगा। अज्यूमिंग दैट सेल डेथ फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स एंड दैट के जो है हमारा वो रहता है डेथ रेट कांस्टेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप इज करेक्ट। तो इसका हमको सीधा फॉर्मूला मिलता है, जो आपको ये वाला करेक्ट आंसर है, वी गेट अ डायरेक्ट फॉर्मूला। ये आपको बिल्कुल याद रखना होता है फॉर्मूला, कि आपको यही फॉर्मूला मिलने वाला है जब हम बात करते हैं आपके इस तरीके से क्वेश्चन की, दैट इज एक इनिशियल सेल का नंबर है, एक फाइनल आपके सेल का नंबर होता है, एंड वी हैव स्पेसिफिक डेथ रेट कांस्टेंट। तो हम लिखते हैं इसको -1n आएगा आपका, n/n0 इज एक्चुअली k, दैट इज द डेथ रेट कांस्टेंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा हमें। ठीक है, चलिए, द फीडिंग रिलेशनशिप अमंग द स्पीशीज इन अ कम्युनिटी डिटरमाइन द कम्युनिटीज ट्रॉफिक स्ट्रक्चर। फीडिंग मतलब क्या, तो कौन किस पे फीड कर रहा है, उसको हम बनाते हैं आपके ट्रॉफिक स्ट्रक्चर से। प्रोड्यूसर्स है, प्राइमरी कंज्यूमर्स है, सेकेंडरी कंज्यूमर्स है, टर्शियरी कंज्यूमर्स है, मतलब हम लिखते हैं ना ऐसे प्लांट्स रहेगा, उन पे फीड करते हैं, फिर आपके हर्बीवोर्स आते हैं, उन पे फीड करते हैं फिर आपके कार्निवोर्स। कुछ ऐसा बनता है आपका एक ट्रॉफिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो व्हेन यू हैव टू राइट दीज फीडिंग हैबिट्स, तो वी राइट इट इन द फॉर्म ऑफ दिस ट्रॉफिक स्ट्रक्चर। ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रॉफिक स्ट्रक्चर बोला जाता है। In a typical ecosystem, biomagnification occurs at the highest level in। क्या मतलब होता है बायोमैग्निफिकेशन का, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर सपोज एक प्रोड्यूसर है, ठीक है, सपोज आपका एक वाटर बॉडी है जहाँ पे मर्क्यूरी प्रेजेंट है, उसको एक फाइटोप्लैंक्टन ने कंज्यूम कर लिया, वैसे हो सकता है उसको कंज्यूम किया आपके फाइटोप्लैंक्टन ने कंज्यूम कर लिया है, हो सकता है कि वैसे 10 फाइटोप्लैंक्टन को एक ज़ूप्लैंक्टन ने खा लिया होगा, तो क्या हो जाएगा, अभी वो 10 टाइम्स मर्क्यूरी जो ज़ूप्लैंक्टन तक पहुंच गया है। हो सकता है एक स्मॉल फिश ने ऐसे 100 ज़ूप्लैंक्टन को खा लिए होंगे, तो क्या हो जाएगा, उस स्मॉल फिश की बॉडी में आ जाएंगे अभी आपके 10 टाइम्स 100 टाइम्स आ चुका है ज़ूप्लैंक्टन। देन इसको कंज्यूम किया है आपके लार्ज फिश ने, हो सकता है उसने 10 स्मॉल फिश को कंज्यूम किया, तो क्या हो जाएगा, अभी 10 × 100 लार्ज फिश में आ गया है।
इसको एक ह्यूमन ने कंज्यूम किया तो क्या हो जाएगा, अभी उतने टाइम मर्क्यूरी ह्यूमन की बॉडी में आ जाएगा। इसको हम बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। दैट इज क्या हो रहा है, आपकी जो चीजें जो है वो आपके ट्रॉफिक लेवल में फिक्स होते जा रही है। ठीक है, तो ये हाईएस्ट कहाँ पे रहेगा, हमने देखा कि था कि यहाँ पे तो सिर्फ आपका हो सकता है कि यहाँ पे 10 है, बट यहाँ पे हो सकता है वो 100 हो गया हो, यहाँ पे हो सकता है कि 1000 हो, यहाँ पे हो सकता है 10,000 हो, एंड हो सकता है ह्यूमन के अंदर जो है ये 1 लाख तक पहुंच गया हो। मतलब क्या हो रहा है, आपका जो हाईएस्ट लेवल रहता है उसमें हमको देखने को मिलता है हाईएस्ट लेवल ऑफ बायोमैग्निफिकेशन। वही पूछा गया है, बायोमैग्निफिकेशन occurs at the highest level in what, तो it occurs at highest level in the secondary consumers। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चे these are the questions from the first part। Next are the questions from viruses and other acellular agents, that is prions, viroids, virusoids and viral infection. Let's see the questions. पहला सवाल, which among the following belongs to the family Retroviridae? बच्चों आपको बहुत ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं आपके इस पेपर में से, इस वायरस वाले टॉपिक में से, तो सिंपली आस्क यू कि कौन सा वायरस के पास कौन सा जीन रहता है, कौन सा वायरस आपका होता है। दे कैन जस्ट आस्क यू दीज क्वेश्चंस कि वायरस आपका सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वाला है या सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वाला है या फिर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वाला है या फिर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वाला है। तो आपको ऐसे सवाल डायरेक्टली पूछा जाता है आपके वायरस के बारे में। प्लस दे कैन ऑल्सो आस्क यू आपका जो वायरस है क्या वो एनवेलप्ड है या वो नॉन एनवेलप्ड है, और they can just ask you about the family of the virus। ठीक है, तो आपको वायरस के बारे में कुछ लिस्ट पता होनी चाहिए कि कौन कौन से वायरस जो है वो किस तरीके से क्या चीज़ को शो करते हैं। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। तो आपका जो HIV होता है दैट इज ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस विच एक्चुअली कॉजेज एड्स, ये कॉज करता है एड्स, दैट इज एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम कॉज करता है आपका रेट्रोविरिडी फैमिली को बिलोंग करने वाला HIV। तो उसको हम बोलते हैं कि दिस बेसिकली इज द वायरस विच कॉज करेगा एक डिसीज को, एंड दिस बिलोंग्स टू द फैमिली रेट्रोविरिडी। क्या होता है रेट्रोविरिडी, तो आपके कुछ रेट्रो वायरसेस होते हैं, बेसिकली आपके ऐसे वायरस होते हैं विच हैव RNA एज द जेनेटिक मटेरियल। ठीक है,
they have this RNA as a genetic material and they will use the enzyme reverse transcriptase, यूज करते हैं आपके एंजाइम को रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को, एंड उससे बनाया जाता है आपके डीएनए को, उससे बनाया जाता है हमारे डीएनए को, और फिर जो रहेगा वो उनकी कॉपीज बना के दे कैन बी फर्दर यूज फॉर ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड मेकिंग ऑल द प्रोटीन्स। तो ये होते हैं आपके रेट्रोवायरसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन वायरसेस कैप्सिड्स आर मेड अप ऑफ। कैप्सिड जो रहते हैं दे आर बेसिकली मेड अप ऑफ दीज कैप्सोमियर्स। कैप्सोमियर्स आर नथिंग बट दे आर प्रोटीन इन नेचर। ठीक है, तो अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे वायरस का तो कुछ ऐसे दिखता है आपको, बहुत बार ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे कैप्सिड्स होते हैं, दे कैन फॉर्म अ सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, वो कुछ सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर जो है ये फॉर्म करेंगे एंड दे कैन बेसिकली एग्जिस्ट लाइक दिस। तो आपका सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर रहेगा, इनसाइड द सिलेंडर उनका जेनेटिक मटेरियल जो रहेगा ये पैक रहता है, उस कैप्सिड के अंदर पैक रहता है उनका जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, तो कैप्सोपियस मतलब कि आपके छोटे छोटे से मोनोमर्स होते हैं, दीज आर सम स्मॉल मोनोमर्स। और एक कैप्सोमियस के छोटे छोटे ब्रिक्स टाइप्स रहते हैं, छोटे छोटे ब्रिक्स से मिलकर बनता है आपका एक एंटायर कैप्सिड बनता है। लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, स्टॉल्स नहीं रहते हैं, दे आर मेड अप ऑफ ओनली प्रोटीन पार्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वायरल कैप्सिड्स आर मेड अप ऑफ मॉर्फोलॉजिकल सबयूनिट्स कॉल्ड कैप्सोमियस। इसकी बात हमने अभी भी की थी, है ना, दीज आर द मॉर्फोलॉजिकल सबयूनिट्स, और अपने मोनोमरिक फॉर्म्स होते हैं कैप्सोमियस के। वन ऑफ द कॉमन कैप्सोमियर इज आइकोसाहेड्रल। आइकोसाहेड्रल एक शेप का नाम होता है, ठीक है, इट इज द नेम ऑफ अ शेप। द आइकोसाहेड्रॉन इज अ रेगुलर पॉलीहेड्रॉन विथ इट हैज 20 triangular facets and 12 vertices. इफ यू सी द स्ट्रक्चर ऑफ दिस आइकोसाहेड्रल, अगर हम देखेंगे इसका स्ट्रक्चर तो हमको दिखता है कि वहाँ पे होते हैं आपके टोटल 20 होते हैं ट्राइंगुलर फैसेट्स एंड दे हैव दिस 12 वर्टाइसेस। ठीक, ठीक है, सो इफ यू वांट टू लुक द स्ट्रक्चर, ये कुछ ऐसा रहता है आपका आइकोसाहेड्रल स्ट्रक्चर रहता है। यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं ट्राइंगुलर फेसेस, दीज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे उस तरफ भी है उतने ही। ठीक है, एंड दे हैव दिस 12 वर्टाइसेस, तो ऐसे उतने ट्राइंगल्स एंड उतने 12 वर्टाइसेस रहते हैं आपके इन पर्टिकुलर आइकोसाहेड्रल स्ट्रक्चर्स में। ठीक है, वर्टाइसेस मीन्स बेसिकली द कॉर्नर्स लाइक दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, so it has this 12 vertices and उसमें होते हैं 20 होते हैं ट्राइंगुलर facets। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैड काउ डिसीज जो काउस में देखा जाता है ये होता है ड्यू टू प्रेऑन। प्रेऑन मतलब क्या, तो प्रेऑन बेसिकली एक होता है आपका मिसफोल्डेड प्रोटीन, इज एक्चुअली अ इट इज अ मिस फोल्डेड प्रोटीन होता है हमारा प्रेऑन। ठीक है, बिकॉज प्रोटीन जो रहते हैं दे शुड बी प्रॉपरली फोल्डेड एंड दे शुड बी प्रॉपरली यूज्ड, बट आपके जो प्रेऑन्स रहते हैं ना ये मिसफोल्ड हो जाते हैं एंड दे कैन एंटर द ब्रेन एज वेल। ठीक है, ये एंटर करते हैं, एंटर्स ब्रेन, एंड वहाँ पे जाके ये डैमेज कॉज कर सकते हैं आपके ऑर्गेनिज्म को, इंडिविजुअल को। ठीक है, सो प्रेऑन से होता है बेसिकली मैड काउ डिसीज। द जीनोम ऑफ एन आइडिनोवायरस इज, क्या कहा था मैंने आपके वायरस के बारे में, देखा सिंपली आस्क यू दीज क्वेश्चंस, क्या डीएनए है, लीनियर है, सर्कुलर है, डबल है, सिंगल है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके कौन से जेनेटिक मटेरियल होते हैं। एक होता है आपका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, एक होता है डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, देन वी हैव दिस सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, देन वी हैव दिस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। इसमें भी एक होता है आपका पॉजिटिव स्ट्रैंड, एक होता है हमारा नेगेटिव स्ट्रैंड। वी हैव अ साइंटिस्ट कॉल्ड बाल्टीमोर एंड बाल्टीमोर हैज गिवन अस अ क्लासिफिकेशन, जहाँ पे उन्होंने 7 क्लासेस की बात की है। बाल्टीमोर जो है साइंटिस्ट आपके, ही टॉक्स अबाउट द 7 क्लासेस ऑफ वायरसेस, 7 ग्रुप्स की बात की उन्होंने।
ओके। एंड जो 7 जो ग्रुप्स उन्होंने बताए हैं ना बच्चे, दैट इज बेस्ड ऑन द हाउ द वायरस विल परफॉर्म द सेंट्रल डॉग्मा ऑफ लाइफ। वायरस कैसे परफॉर्म करता है सेंट्रल डॉग्मा ऑफ लाइफ, उस पर बेस्ड थे आपके ये सारे 7 ग्रुप्स। ठीक है। सो यस, आपका जो एडिनो वायरस रहता है ये एक होता है आपका, इट इज द लीनियर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस। उसका जो जीनोम रहता है एक्चुअली लीनियर डबल स्ट्रैंडेड रहता है उसका जीनोम। नेक्स्ट नेक्स्ट आपका बोला गया है, कंसिडर द फॉलोइंग 3 ग्रुप्स। 3 ग्रुप दिया है उन्होंने, वायरस, डिसीजेस एंड द नेचर ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। ठीक है। बिल्कुल आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं आपके एग्जाम्स के अंदर, दे विल जस्ट आस्क यू कि आपको वायरस पहचानना है, उससे क्या डिसीज हो रहा है ये पहचानना है, और बताना है कि उसका जेनेटिक मटेरियल जो था वो क्या था। ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे, अगर हम पहले की बात करेंगे HIV, हमको पता है HIV जो है उससे आपका मल्टीपल ऑर्गन को अफेक्ट पड़ता है। ठीक है। HIV से आपके मल्टीपल ऑर्गन को डैमेज होता है। HIV बेसिकली कॉजेज दिस एड। ठीक है। तो इससे होता है पर्सन को एड होता है, एड्स होते हैं, सॉरी, राइट। सो इन दिस पर्टिकुलर केस, ठीक है, अभी हमको ये बात तो बहुत अच्छे से पता है कि HIV जो है ये कॉज करता है एड्स, राइट। तो मेरा आंसर पहला तो नहीं हो सकता है, बिकॉज पी के आगे मुझे Q4 दिखना चाहिए, तो मुझे यहाँ पे और यहाँ पे दिख रहा है। 1 में आंसर नहीं है, यहाँ पे गलत प्रिंट हुआ है। ठीक है। सो 1 इज नॉट द आंसर हियर। देन तो मुझे एक मिल गया है। देखते हैं सेकंड, हर्पिस वायरस। एंड यस, अगर हम बात करते हैं जीनोम के बारे में, तो उसका जीनोम रहता है सिंगल स्ट्रैंड RNA, तो दोनों जगह पे दिया है, तो दोनों हमारा सही है फिलहाल तो। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं आपके हर्पिस वायरस के बारे में, हर्पिस वायरस, यस इट कॉजेज चिकन पॉक्स, बट यस इट हैज़ अ डबल स्ट्रैंडेड DNA। तो आपका 2 जो रहेगा वो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 3 विल बी एलिमिनेटेड फ्रॉम दिस क्वेश्चन। थर्ड क्या दिया है, P3 का मतलब होता है आपका राइनो वायरस, एंड इट एक्चुअली कॉजेज कॉमन कोल्ड। इससे सर्दी खांसी जो होती है राइनो वायरस से होता है, कॉमन कोल्ड होता है। एंड इसमें प्रेजेंट रहता है आपका सिंगल स्ट्रैंडेड RNA रहता है इन केस ऑफ दिस राइनो वायरस। देन वी हैव दिस रोटा वायरस। रोटा वायरस जो है बच्चे, इससे होता है डायरिया। ओके, डायरिया होता है, रोटा वायरस के पास में होता है डबल स्ट्रैंडेड RNA प्रेजेंट रहता है। ठीक है। उसके अलावा आपका जो फिफ्थ आएगा, दैट इज द ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। इट एक्चुअली कॉजेज दिस कैंसर, एंड इसके पास रहता है आपका डबल स्ट्रैंडेड DNA। ठीक है। तो आपको ऐसे लिस्ट को बिल्कुल याद रखना है कि कौन सा वायरस जो है वो क्या इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, उसके उसमें कौन सा जीनोम प्रेजेंट रहता है। ठीक है, शुड नो ऑल दीज थिंग्स, ताकि आपको आंसर करने में काफ़ी आसानी हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विथ रिगार्ड टू द नेचर ऑफ विरॉइड्स एंड प्रियॉन्स। कौन सी बातें जो है ये सही कही गई है। ठीक है। क्या पहला क्या बोल रहा है, विरॉइड्स एंड DNA आर एंड प्रोटीन्स आर RNA। नहीं भाई, कहाँ से RNA है। प्रोटीन्स का मतलब हमने बात किया था, दे आर द मिसफोल्डेड, अगर मैं ऊपर लिखाना चाहूँ, यस, विरॉइड्स जो होते हैं दे आर बेसिकली द RNA, एंड प्रेयॉन्स जो होते हैं ये आपके होते हैं मिसफोल्डेड प्रोटीन्स होते हैं, दे आर द मिसफोल्डेड प्रोटीन। ठीक है। तो बस थर्ड में दिख रहा है मुझे कि विरॉइड्स आर RNA एंड प्रेयॉन्स आर प्रोटीन्स। प्रेयॉन्स आर RNA तो नहीं होता है, बोथ आर प्रोटीन्स बिकॉज विरॉइड्स आर नॉट प्रोटीन्स देयर। तो आपका आंसर 3 जो रहेगा यहाँ पे वो सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू द इन्फ्लुएंजा वायरस। इनमें से कौन सी बात सही की गई है अबाउट द इन्फ्लुएंजा वायरस। तो यस, पहला पॉइंट बिल्कुल सही है, दैट इज हिम अग्लूटिनिन प्रेजेंट इन द एनवेलप is involved in attachment of the virus to sialic acid residues of the host cell surface। बच्चे ध्यान रखना है कि आपके जो भी स्पाइक्स रहते हैं प्रेजेंट, ठीक है, आपके जो भी वायरस में जो भी स्पाइक्स प्रेजेंट रहते हैं इन द वायरस, जो स्पाइक प्रेजेंट रहेगा वायरस के ऊपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द अटैचमेंट। बिकॉज वायरस जो होस्ट रहेगा उसके मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट रहते हैं रिसेप्टर्स, उन रिसेप्टर्स को जाके इंटरेक्ट करता है आपका ये स्पाइक,
एंड द स्पाइक एंड द रिसेप्टर दे विल नाउ इंटरेक्ट विद ईच अदर, एंड फिर उससे होता है, वहाँ पे इंट्रैक्शन होगा, एंड देन द वायरस विल नाउ इन्फेक्ट द होस्ट। हेमोक्टिनिन जो प्रेजेंट रहेगा वायरस के एनवेलप में इन द इन्फ्लुएंजा, वो जो रहता है वो वहाँ पे सर्फेस जाकर पहले अटैच हो जाएगा, एंड दैट विल हेल्प इन गेनिंग एंट्री इनसाइड द होस्ट सेल सरफेस। उसके बाद में ही जो भी इन्फेक्शन का जो भी प्रोसेस है वो आगे कंटिन्यू हो पाता है। ठीक है, बाकी बातें तो बिल्कुल गलत की गई है, हेमोक्टिनिन प्रेजेंट नहीं। सियालिक एसिड के रेसिड्यूज रहते हैं, ना कि आपके एन एसिटिक ग्लूकोसामिन के रेसिड्यूज रहते हैं, इनके रेसिड्यूज नहीं रहते हैं, सियालिक एसिड के रेसिड्यूज वहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं। हेमोग्लोबिन प्रोटीन्स फ्रॉम टेट्रामर्स, नहीं टेट्रामर्स नहीं रहते हैं वो। ठीक है, चलो नॉट नहीं, इट इज अ ग्लाइकोप्रोटीन। हेमोग्लोबिन जो रहता है ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन का मतलब क्या होता है, ग्लाइको का मतलब होता है शुगर्स, कार्बोहाइड्रेट्स, एंड प्रोटीन जो रहता है प्रोटीन इन नेचर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नाउ। दीज आर द क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल द वायरसेस, वेरॉइड्स, प्रियॉन्स। बच्चे ध्यान रखना है, अगर आप वायरसेस पढ़ रहे हो तो जो आपको मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं वायरस के बारे में, आपको पढ़ना होगा जीनोम, देन कौन सा इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, ठीक है, इट कॉजेज विच पर्टिकुलर टाइप ऑफ इन्फेक्शन। ये दो बातें बहुत ज़रूरी होती है, एंड उनका होस्ट क्या रहेगा। आपको यहाँ से मैच द पेस आपको काफ़ी सारे पूछे जाते हैं फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सम पार्ट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों को। ठीक है, सो आई होप द क्वेश्चंस आर क्लियर टू एवरीवन।